तो हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है जश्न क्लास में। और जैसा कि आज आपके सामने कुछ खास होने वाला है, और वो खास यह होगा कि आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 अर्थात विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति, इसके बारे में हम लोग वन शॉट पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इसका हम वन शॉट दे चुके थे ऑलरेडी, लेकिन उसमें दिक्कत यह थी कि वॉइस क्लियर नहीं आ पाया था, इसलिए आज हम उस वन शॉट को पुनः देंगे। और इसमें फायदा यह होने वाला है कि आपको पीडीएफ उस बार का जो हम लिखे हैं वही आपको मिल जाएगा। घबराना बिल्कुल नहीं है, बस हम आपको सारे मैटर को आज समझाएंगे। समय तो बिल्कुल कम लगेगा, क्योंकि लिखने वाला तो मैटर है नहीं कि हम आपके सामने लिखेंगे। लिखने से क्या होता है, टाइम जाता है। चीजें वो होती है कि लिखे लिखान आपको सीधा पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको आराम से पढ़ लेंगे। और आज का हम आपको पूरा टॉपिक एकदम 1 to 1 जो भी चीजें होगा फैक्ट हम आपको समझाएंगे। देखिए, अगर हम बात करें प्रकाश का जो यहाँ पे या जो द्रव्य का द्वैती प्रकृति है, इसको हम चाहे तो 1 मिनट में खत्म कर सकते हैं। आइए 1 मिनट में दिखाते भी हैं कि इसमें हम लोग पढ़ते क्या है वो देखिए। मेनली इसमें होता क्या है कि इसमें एक पृष्ठ होता है। मान लीजिए इसमें एक धातु का सतह होता है, ये धातु का सतह है, इसे आप लोग नाम दे सकते हैं, यह धातु का सतह है, समझिएगा, धातु का सतह। और इस पूरे चैप्टर में यही होता है कि जब धातु की सतह पर प्रकाश पड़ता है, जब धातु की सतह पर प्रकाश पड़ता है तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन। और ये सारी पूरी घटनाएं इसी के बारे में बताया गया है, बस पूरी इसी बारे में। भाई, जब प्रकाश आएगा तो क्या सभी प्रकाश से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं, इसके बारे में भी बताया गया है कि वही प्रकाश से इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिस प्रकाश की आवृत्ति पहली आवृत्ति से ज्यादा हो। ये तो हम लोग देखिए, इसी में आपने दहली आवृत्ति भी जरूरत पड़ी ना, इसी चैप्टर में दहली आवृत्ति की जरूरत पड़ी, तो उसका भी हम पढ़ लेते हैं। अब उसी से यह भी निकलता है, क्या सभी प्रकाश से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं, सभी प्रकाश से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। अर्थात जिस प्रकार आपको वह प्रकाश चाहिए जिसकी आवृत्ति कम से कम दहली आवृत्ति के बराबर हो या उससे अधिक हो, उसी प्रकार दहली तरंगदैर्घ्य भी होता है। तो वही प्रकाश चाहिए जिसका भाई दहली तरंगदैर्घ्य हो या उससे अधिक हो, उसी लिमिट का प्रकाश पड़ेगा, तभी आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो आपको पहले धातु की सतह पर प्रकाश निकालने के लिए उसको ऊर्जा चाहिए, समझ रहे हैं ना भाई? इतनी एनर्जी चाहिए कि वो धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। प्रकाश की इतनी ऊर्जा होती है कि वह ऊर्जा, देखिए, प्रकाश को इतनी एनर्जी चाहिए कि वह कम से कम इतनी भाई धातु की सतह पे पड़े, वह इलेक्ट्रॉन निकाल दे। तो उस ऊर्जा को हम बोलते हैं कार्यफलन। तो आप देखिए, फैक्ट टू फैक्ट सारी बातें यहीं पर खत्म हो रही हैं इस चैप्टर में, कि प्रकाश का पड़ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो प्रकाश जो पड़ता है, सब प्रकाश से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, हर एक प्रकाश की लिमिट होती है, दहली आवृत्ति, दहली तरंगदैर्घ्य, सब इसी से रिलेटेड है। कार्यफलन की बात करें तो कार्यफलन भी यही से रिलेटेड है। अब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निकलना, और जब भाई यहाँ देखिए, यह प्रकाश यहां से जा रहा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जब एनर्जी इस पर पड़ती है तो इसका एनर्जी किन किन रूपों में प्रभावित होता है, विभाजित होता है, उसी के बारे में हम लोग भाई वो भी हम लोग इसी में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास और देखते हैं एकदम स्टार्टिंग से बातें। देखिए, सबका अपना अपना नाम है, क्या नाम है देखिए। फिजिक्स है, चैप्टर 11 हम लोग वन शॉट पढ़ने वाले हैं, जैसा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन वायस ना होने की वजह से क्लियर नहीं था, आज हम लोग एकदम क्लियर करेंगे। देखिए, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, और प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए।
डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों जो पेपर में आया हुआ है वही क्वेश्चन लाए हैं, और देखिएगा कि हम जो समझाए हैं सिर्फ वही इसी में से होगा। क्या है समझिए, क्वेश्चन क्या है कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब आप कहेंगे सर देखिए इसका डायरेक्टली संबंध आपने देखा कि जब प्रकाश पड़ा तो तुरंत ही क्या निकला, इलेक्ट्रॉन। अर्थात इलेक्ट्रॉन माने क्या बच्चों, एक प्रकार का विद्युत ही है, तो है विद्युत तो इसी वजह से होता है। जब किसी धातु की सतह पे प्रकाश पड़े और धातु से इलेक्ट्रॉन निकले, इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश माने प्रकाश के पड़ने से विद्युत पैदा हो, विद्युत माने इलेक्ट्रॉन निकले, इसी को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये सरफेस है, अगर इस पर ऐसे प्रकाश पड़ा, यहां से बच्चों इलेक्ट्रॉन निकले, यहां से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन निकले, इसी को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्लियर आया? ये बच्चों प्रकाश यहां से आ रहा है और प्रकाश धातु की सतह पे आपतित हुआ तो यहां से क्या निकला, इलेक्ट्रॉन। इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब इसमें अब ध्यान दीजिएगा, इसके नियम क्या है। नियम का मतलब यह है कि क्या सभी प्रकाश से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कि कुछ निश्चित आवृत्ति के प्रकाश से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसका नियम क्या है। देखिए नियम हम पढ़ते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे, एकदम बातें एकदम क्लियर होंगी। देखिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब कि किसी धातु से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं अब उसकी संख्या जो है प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, या देखिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में निकल रहे हैं वह डिपेंड करता है कि प्रकाश की तीव्रता कितनी है। प्रकाश की तीव्रता कितनी है, बच्चों ऑलरेडी ये वीडियो बना चुके थे लेकिन वायस नहीं था, तो आपने देखा कि जो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन के अगर हमें संख्या बढ़ानी हो ना तो हमें प्रकाश की तीव्रता बढ़ानी पड़ती है। तीव्रता मतलब कि जो एक लाइट जला, दो लाइट, तीन लाइट, माने तेज वाला प्रकाश डालना पड़ेगा अगर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ानी है। यह पहला नियम है कि हम अगर हमें उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ानी है तो हमें आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाना होगा। दूसरा नियम देखिए, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की अनुक्रमानुपाती होती है आवृत्ति पर। देखिए अगर आप चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ानी है तो आपको उसकी आवृत्ति बढ़ानी पड़ेगी जो आप प्रकाश डाल रहे हैं। यहां पे आप देखेंगे उत्सर्जित, यहां देखिए गतिज ऊर्जा अगर हमें बढ़ानी है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ानी है तो इस प्रकाश जो आ रहा है उसकी आवृत्ति बढ़ानी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाने के लिए हमें तीव्रता बढ़ाना पड़ेगा, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए हमें उसकी आवृत्ति बढ़ानी पड़ेगी। यहां आपको डिक्टो लिखा गया है, या आपको डिक्टो लिखा गया है, इसमें कोई डाउट नहीं वाला है। क्लियर? आपने दो देख लिया कि अगर भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ानी है तो हमें क्या करना होगा, तीव्रता बढ़ाना पड़ेगा, और गतिज ऊर्जा बढ़ानी है तो आवृत्ति बढ़ाना पड़ेगा। ये रहा आपका दूसरा नियम। तीसरा, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। यही हम आपसे बता रहे थे ना कि सभी प्रकाश से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ऐसा प्रकाश हो कि हमें एक निश्चित आवृत्ति होती है, उस निश्चित आवृत्ति से अगर कम आवृत्ति का प्रकाश है तब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। वही आवृत्ति का आगे चल के नाम हो जाएगा देहली आवृत्ति। तो वही आपसे बताया गया है कि जो आपतित प्रकाश होता है
उसकी आवृत्ति अगर एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है तब उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं, तब धातु से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। समझ में आया ना? यस। धातु की सतह पर प्रकाश के आपतित होने तथा उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बीच कोई समयांतराल नहीं होता। इसमें बताया गया है कि धातु की सतह पर प्रकाश पड़ने और यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने के बीच कोई समयांतराल नहीं होता। मतलब कि ऐसा नहीं होता कि समय लगता है, समय बिल्कुल नहीं, समयांतराल होवे नहीं करता। पट्ट से प्रकाश आया, पट्ट से निकला, ऐसे ही समझिए। ये रहा आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसके नियम। एक क्वेश्चन तैयार हुआ, आपको एक क्वेश्चन पूरा तैयार हुआ। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब आपने देखा कि जो प्रकाश आ रहा था उसकी आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति होनी चाहिए। अब उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। पहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? देखिए, प्रश्न यही पेपर में आया हुआ है, यही हम आपको समझा रहे हैं। तो देखिए, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। मतलब आपको यह बताया गया है कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, जो प्रकाश पड़ रहा है, जिस आवृत्ति पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं उसे बोलते हैं क्या? देहली आवृत्ति। बोलिए, देखिए, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। आइए हम इसको समझाते हैं, समझिएगा आप लोग। ये मान लीजिए आपका धातु है, अब यहाँ पे प्रकाश यहाँ पे पहुंचा, मान लीजिएगा इसकी आवृत्ति 60 हर्ट्ज है, मान लीजिए। यहां से प्रकाश इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं निकला। अगर हमने, देखिए अभी आपको माना मोटी मोटा समझा रहे हैं, अब मान लीजिए इसकी आवृत्ति हमने 70 कर दिया, तब भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। यहां 70 कर दिया, अब हमने देखा कि 75 पर इलेक्ट्रॉन निकलने लगा, 75 पर इलेक्ट्रॉन निकलने लगा, लेकिन इसके ऊपर 74 पर नहीं निकला। 75 के बाद 76 पर भी निकल रहा है, 77 पर भी, 78 पर भी लगातार इस प्रकाश पड़ रहा है तो निकल रहा है। तो जहां से मेन बाउंड्री आपका है 75, इस आवृत्ति को हम बोलते हैं देहली आवृत्ति। 75 में मानिए हम आपको एक मोटी मोटा समझाए हैं कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। अगर उससे कम आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो इस न्यूनतम आवृत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति। वही आपको बताना है कि वह आवृत्ति का प्रकाश, देहली आवृत्ति किसे कहते हैं? वह आवृत्ति जिस आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पे पड़ता है और इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, उसी को बोलते हैं देहली आवृत्ति। क्लियर? समझ गए होंगे आप लोग 100%। अब देखिए, यहां पे इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ये बातें भी आप जानते रहिएगा। इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं और न्यू नॉट बराबर होता है यहां पे C अपान में लेमडा नॉट, C अपान में लेमडा नॉट, और लेमडा नॉट है देहली तरंग दैर्ध्य, क्योंकि देहली तरंग दैर्ध्य भी आपको अभी समझाया जाएगा, देहली तरंग दैर्ध्य भी। तो यह फार्मूला याद कर लीजिएगा, न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं देहली आवृत्ति को, और न्यू नॉट बराबर C अपान लेमडा नॉट। अब देखिए कार्य फलन क्या है। अब देखिए यही तो बात है, कार्य फलन भी हम आपको पहले ही समझा दिए। कार्य फलन होता क्या है? देखिए, कार्य का फलन मतलब आप मोटी मोटा पहले इसके शब्द से आइए, कार्य का फल मिले। कार्य का फल मिलने का मतलब यह होता है कि जब धातु की सतह पे प्रकाश पड़े और इलेक्ट्रॉन निकले, तो ये कार्य का फल मिला। कार्य का फल मिला तो आप जानते हैं कि प्रकाश जो आ रहा है उसकी एक ऊर्जा होती है,
और वह एक ऊर्जा लेकर आएगा, धातु की सतह पे पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उसकी वह ऊर्जा जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकाल दे, उस ऊर्जा को बोलते हैं कार्यफलन। देखिए समझिएगा आप लोग, हमने आपको बताया कार्यफलन एक प्रकार की ऊर्जा है। एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उसे कार्यफलन कहते हैं। हमने यही बताया ना कि भाई देखिए, धातु की सतह पे प्रकाश तो पड़ता है, लेकिन सभी प्रकाश से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। कुछ ऐसे प्रकाश होते हैं कि उनमें इतनी ताकत होती है कि जब पड़ता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो उस प्रकाश की ऊर्जा, उसकी जो इतनी पावर है, जब पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। उसी को हम बोलते हैं क्या? उसी को बच्चों हम बोलते हैं कार्यफलन। अर्थात किसी वह न्यूनतम ऊर्जा, जिससे देखिए वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा दे, उसी ऊर्जा को हम बोलते हैं कार्यफलन। कार्यफलन जब भी आएगा तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि भाई उस वो कार्यफलन जो है प्रकाश का, वह धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देगा। कार्यफलन का फॉर्मूला याद कर लीजिए, W नॉट बराबर H न्यू नॉट। W नॉट बराबर H न्यू नॉट, याद कर लीजिए। W नॉट बराबर H न्यू नॉट। H है प्लांक नियतांक, जिसका वैल्यू होता है 6.67 गुणित 10 के घाते माइनस का 34। यहाँ देख लीजिए सभी लोग देखिए, 6.67 गुणित 10 के घाते माइनस 34 जूल सेकेंड। और दहली आवृत्ति, यह देखिए न्यू नॉट है दहली आवृत्ति, पहले ही पढ़ चुके हैं। न्यू नॉट आपकी दहली आवृत्ति है। तो आपने दहली आवृत्ति समझ लिया, कार्यफलन समझ लिया। अब अगला देखिए, अगला आपका है दहली तरंग दैर्ध्य। जिस प्रकार दहली आवृत्ति होता है कि वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश, वह न्यूनतम आवृत्ति जो कि उस आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पड़े और इलेक्ट्रॉन निकले। तो वहीं पर हम देखते हैं आपतित विकिरण की वह तरंग दैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, उसी को बोलते हैं दहली तरंग दैर्ध्य। दहली आवृत्ति और दहली तरंग दैर्ध्य बच्चों परिभाषा एक ही है। आवृत्ति में हमें आवृत्ति बोलना पड़ता है और तरंग दैर्ध्य में तरंग दैर्ध्य। तो दहली तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे तो आपतित विकिरण की वह तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति की बात करेगा तो वही आपतित विकिरण की वह आवृत्ति जो किसी धातु की सतह पे पड़ने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा दे, उसी को क्या बोलते हैं? आवृत्ति तरंग दैर्ध्य है तो तरंग दैर्ध्य। आपतित विकिरण की वह तरंग दैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, वही क्या है आपका? दहली तरंग दैर्ध्य। तो देखिए इसमें आप मोटी मोटा समझ रहे हैं, आपको घबराने की बात बिल्कुल नहीं है कि हम कुछ ऐसा इधर उधर कर रहे हैं। आप हर एक चीजों को समझ रहे हैं कि यार प्रकाश बढ़ रहा है तो सब प्रकाश से नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन, उसी से निकलेगा जब उसकी आवृत्ति दहली आवृत्ति होगी, उसका तरंग दैर्ध्य दहली तरंग दैर्ध्य होगा। यहाँ पे देखिए प्रकाश यहाँ पे पड़ रहा है, यह जो प्रकाश यहाँ पे आ रहा है इसकी जो तरंग दैर्ध्य है दहली तरंग दैर्ध्य है, तभी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, नहीं तो नहीं निकलता। प्रकाश के क्वांटम मॉडल के आधार पर आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की स्थापना कीजिए। प्रकाश वैद्युत समीकरण हम लोग समझेंगे क्या है। देखिए प्रकाश वैद्युत समीकरण ये सब बच्चों देखिए पहले से बनाया हुआ है ना, इसका मतलब हम समझा चुके हैं पहले से चीज। देखिए मोटी मोटा हम समझाते हैं क्या है। देखिए क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विकिरण जो होता है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे फोटॉन कहते हैं। आइंस्टीन ने यही बताया कि भाई देखिए जो प्रकाश होता है, प्रकाश हमेशा कहीं कहीं तो छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है, चलता तो है लेकिन वह अपना एक झुंड बनाकर चलता है, जिसे हम बोलते हैं ऊर्जा के पैकेट अर्थात फोटॉन कहते हैं। यही बात यहाँ पे लिखा गया। अब ध्यान सुनिए, जिन्हें फोटॉन या क्वांटा, जब भी फोटॉन आपके माइंड में आए तो समझिएगा कि ये प्रकाश के छोटे छोटे या द्रव्य के छोटे छोटे कण ही होते हैं, पूरा पैकेट होते हैं, ग्रुप होती है। जब फोटॉन किसी धातु की पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसकी ऊर्जा दो रूपों में खर्च होती है। देखिए आइंस्टीन यही बताए हैं कि जब प्रकाश किसी धातु पर पड़ता है
तो उसकी एनर्जी दो रूपों में खत्म होती है, दो जगह व्यय होती है। कहां कहां, पहले देखिए। देखिए मान लीजिए ये आपका, हम पहले बना देते हैं कोई धातु। ये मान लीजिए धातु का सरफेस है, समझिएगा। आप जानते हैं धातु में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप सोचिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे पहले प्रकाश पड़ रहा है, यहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है, प्रकाश यहाँ पे पड़ा, इस इलेक्ट्रॉन पर पड़ा, मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ा, और यह प्रकाश जो है अपनी टोटल एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया, इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया, और यह इलेक्ट्रॉन ऊर्जित हो गया, माने इसके अंदर एनर्जी आ गई, एक्टिव हो गया, और यह ऊपर चलना शुरू किया। भाई ऊपर चलना शुरू किया, इसके अंदर एनर्जी आ गई, तो ऊपर चलना शुरू किया तो इससे टकराया, जब इससे टकराया तो इसकी ऊर्जा कुछ कम हो गई। और जब यह, अब ध्यान दीजिए, तब भी टकराने के बाद भी वह तब भी चल रहा है। अब फिर यह इससे टकराया, इसकी ऊर्जा और कम हो गई, और फिर उसके बाद यह इससे टकराया, इसकी ऊर्जा और कम हो गई, और सतह पर पड़ते पड़ते उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई, लेकिन वह निकल नहीं पाया। तो आपने देखा ना कि प्रकाश तो आ रहा है, लेकिन धातु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते, वे ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कौन वाले, देखिए, जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंच चुका है, अब प्रकाश मान लीजिए कि इसी पर पड़ा, अब प्रकाश इस पर पड़ा, जब इस पर पड़ा तो ये ऑलरेडी सतह पर आ चुका है। अब सतह पर आ चुका है तो पहले इसको एनर्जी मिला, इसको यहां से एनर्जी मिला, और जब एनर्जी मिल गया तो पहले यह धातु की सतह से बाहर आया, पहले यह धातु की सतह से क्या आया, बाहर आया, अब बाहर आया तब उसके बाद बाहर निकला। तो आपने देखा ना कि धातु की सतह पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकांशतः वही निकलते हैं, और जो धातु की सतह के जो धातु के अदब अंदर होते हैं वो तो पहले बाहर निकलने टकराने से उसकी एनर्जी कुछ व्यय हो जाती है, कुछ में तो इतनी एनर्जी होती है कि वो टकराते हुए अंत में निकल जाते हैं, लेकिन कुछ सतह पे आते आते नष्ट हो जाते हैं। यही बातें यहाँ पे समझाई गई है कि आइंस्टीन ने कहा है कि जब धातु की सतह पर प्रकाश डाला जाता है तो उसकी जो ऊर्जा होती है, या जो प्रकाश की ऊर्जा है, मान लीजिए ई, इसकी ऊर्जा दो जगह खर्च होती है। एक, पहला काम करेगा इसकी एनर्जी कि इस धातु की इस जो इलेक्ट्रॉन है इनको बाहर निकालने में पहला काम करेगा कि धातु के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, ये पहला काम। धातु की सतह को जो धातु में इलेक्ट्रॉन है सतह पर उन्हें बाहर निकालेगा, इनकी एनर्जी पहले यहाँ खत्म हो गई। अब उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो दूसरी ऊर्जा उन्हें गति प्रदान करेगा कि चलो बाहर निकलो, ऊपर उड़ो। आपने देखा कि जो प्रकाश की ऊर्जा आ रही है दो जगह व्यय हो रही है, एक जो धातु की सतह, जो धातु में इलेक्ट्रॉन है उनको बाहर निकालने में, और दूसरा जब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उनको गतिज ऊर्जा प्रदान करनी। अर्थात आपने देखा कि धातु की जो टोटल एनर्जी प्रकाश की आ रही है, एक तो उसको ऊर्जा, एक तो को बाहर निकालने में, अर्थात बाहर निकालने का मतलब कार्यफलन, बाहर निकालने का मतलब क्या, कार्यफलन। हमने कार्यफलन बताया था ना, ऐसी ऊर्जा जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकाल दे। तो पहला तो इसका इलेक्ट्रॉन निकला, कार्यफलन से इलेक्ट्रॉन निकला, उसके बाद यह गतिज ऊर्जा उसको मिला, यही इनकी एनर्जी व्यय हो जाती। तो यह टोटल एनर्जी जो यहां से चल रही है, तो पहले यह कार्यफलन में व्यय हुआ, कार्यफलन माने पहले तो भाई इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, उसके बाद वह इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा पाया। तो यही यहाँ पे चीजें लिखा हुआ है, देखिए समझिए। जो देखिए हम बातें बोले हैं ना वही हम आपको नोट्स के रूप में देंगे, ये सब बच्चों पढ़ा चुके हैं, कई बार बोले बस
आपको एक बात ध्यान देना है, हम सब पहले से ही लिख चुके थे। देखिए, जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो उसकी ऊर्जा दो रूपों में व्यय होती है। ध्यान, ऊर्जा का कुछ हिस्सा धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में व्यय हो जाती है, हमने बताया ना, और ऊर्जा का शेष भाग इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में व्यय हो जाता है। कुछ हिस्सा भाई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और कुछ जब बाहर निकल जाता है उन्हें गति प्रदान करने। यहां देखिए, समझिएगा, अंत में अगर हम लोग इसको समझाएं तो इस प्रकार समझा सकते हैं कि ई बराबर पहले कार्यफलन के बराबर होगा और फिर उसके बाद उनको गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय होगा। तो दो रूप में व्यय हुआ ना, एक कार्यफलन में। तो देखिए, ऊर्जा का प्रथम भाग कार्यफलन में W बराबर एच बी एच न्यू नॉट, पहले ऊर्जा आपका यहां खत्म हो गया कार्यफलन में। अब फिर दूसरा ऊर्जा शेष भाग गतिज ऊर्जा प्रदान करने में ई के बराबर 1/2 mv²। तो जो टोटल एनर्जी दिया गया बच्चों, देखिए जो टोटल एनर्जी उनको दिया गया वह आधा हिस्सा एच न्यू नॉट में, और एक माने यह तो कार्यफलन में व्यय हुआ पहला हिस्सा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और दूसरा हिस्सा उसे गति प्रदान कर रहा। जो टोटल एनर्जी जा रहा है, प्रकाश की टोटल एनर्जी आ रही है, एक काम तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कार्यफलन में, और दूसरा गतिज ऊर्जा प्रदान कर। क्लियर है सभी को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम आराम से समझ लीजिए, कोई रटने की चीज भी नहीं है। यही है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। अगला देखिए क्वेश्चन। अब देखिए, इसको थोड़ा सा हम आगे तक डिराइव किए हैं, क्या है थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है। यहां पे देखिए, उसकी जो टोटल एनर्जी ई है वह पहले तो एच न्यू नॉट में व्यय हुई कार्यफलन में, और उसके बाद उसकी गतिज ऊर्जा में। क्लियर? अब आप जानते हैं जो प्रकाश की टोटल एनर्जी होती है वह एच बी होती है। क्या होती है? एच बी। इनको आप ऐसे ही लिखे रहिए। अब आपको क्या करना है, एच वाला भाग एक तरफ और ये वाला भाग एक तरफ कर दीजिए। तो ये वाला चला गया इस साइड, माइनस हो गया। अब यहां से आपको एच कॉमन लेना है, यहां से आ जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट। अब आपको क्या करना है, अगर हमें अधिकतम गतिज ऊर्जा प्राप्त करनी है तो यहाँ पे मैक्स लगाना होगा, और यही आपका समीकरण हो गया। बस। क्लियर? कोई डाउट? नो डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आराम से समझिए। यहां पे आपको फिर समझा दें तो जो टोटल एनर्जी दी जाती है, समझिए धातु की सतह पे जो प्रकाश गिर रहा है इसकी टोटल एनर्जी है एच बी, इसका कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में अर्थात एच न्यू नॉट में व्यय होता है, और कुछ हिस्सा इसका गतिज ऊर्जा 1/2 mv² में व्यय होता है। ये आ रहा है, ये टोटल है, दो हिस्सा में व्यय हो रहा है। एच बी बराबर यहाँ पे एच न्यू नॉट प्लस 1/2 mv², यही इनकी टोटल एनर्जी व्यय हो रही है। यही मेन समीकरण है। अब इसको उस टाइप पक्षांतर करके कर सकते हैं, पक्षांतर करके आगे भी कर सकते हैं। ये आपका रहा बेहतरीन क्वेश्चन, पेपर में आता है। अब देखिए, किसी कण के संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध देखिए, हम आपको पहले ही समझा चुके हैं, लेकिन हम फिर समझाएंगे क्योंकि उसमें वायस नहीं था। वीडियो हम ऑलरेडी दे चुके थे, उसमें वायस नहीं था, लेकिन हम दोबारा मेहनत कर रहे हैं। देखिए कि पूरा चीज दोबारा एकदम, लेकिन दोबारा करेंगे बच्चों, कुछ नया या कुछ बेहतरीन अलग देखने को। देखिए, संवेग को डिनोट करते हैं पी से। किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। और उसके बाद गतिज ऊर्जा को हम यहाँ पे लिखे ई के, घबराइएगा मत, ई के। अब इसी में हमें पी और ई के में संबंध स्थापित करना है। तो आप सभी लोग जानते हैं P बराबर होता है mv, इतना तो सब लोग जानते हैं, P बराबर mv। तो देखिए, किसी कण की गतिज ऊर्जा क्या होती है? E के बराबर 1/2 mv² होता है कि नहीं? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला यही होता है ना? आप कहेंगे यस सर। अब आपको करना क्या है, अब इसमें क्या करना है कि आपको बनाना है जो mv² है,
इसे बनाना है एम भी, क्योंकि जब एम एम भी रहेगा तभी बनेगा क्या, संवेग। तो इस अब देखिए यह भी 2 बार है, यह 1 बार है, इसको भी 2 बार बनाइए। तो यम का ऊपर यम का नीचे करेंगे गुणा, क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा। समीकरण लिखा गया, यम का ऊपर यम का नीचे गुणा करेंगे तो यम यम मिलके यम स्क्वायर, और ये आपका भी स्क्वायर है, ये है, और नीचे आपका यह देखिए 2 और यम ऐसे पड़ा हुआ है। अब देखिए यम और भी मिलके क्या बन जाता है, पी। यम और भी बराबर मिलके बन जाएगा पी, पी का स्क्वायर। यहाँ पे आपका होगा ई के बराबर 1/2 पी स्क्वायर, क्योंकि जहां पे यम भी है वहां पे क्या रखना है, पी। यहाँ पे लिखते हैं पी, तो पी का स्क्वायर अपान में एम। अब आपको देखिए यहाँ पे ध्यान, अब सेट करिए बस, पी स्क्वायर बराबर निकालेंगे, यह यहाँ पे पूरा गुणा हो जाएगा 2m तो पी बराबर निकालेंगे अंडर रूट में करके निकाल दीजिए, हो गया। आप कहेंगे सर एक बार फिर से देखिए आराम से, पहले ई के बराबर, ई के बराबर 1/2 एम भी स्क्वायर, ये तो फार्मूला एकदम फेमस है। अब आपको क्या करना है, इसे बनाना है एम भी, तो एम का ऊपर एम का नीचे गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ई के बराबर 1/2 यम यम मिलके यम स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर है, ये है, और नीचे आपका यम। अब यहाँ पे देखिए ई के बराबर 1/2 यम भी आपका होता है पी, क्या होता है पी, पी बराबर एम भी, यहाँ पे लिख देंगे पी स्क्वायर, पी का स्क्वायर अपान में यहाँ पे यम। तो यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर बराबर निकालेंगे या यहाँ पे गुणा हो जाएगा 2m ई के, स्क्वायर हटा दीजिए, पी बराबर अंडर रूट 2m ई के, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। क्लियर हो गया ना, यही चीज वहां पे लिखा गया है, अच्छे से घबराने की बिल्कुल बात नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, डे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र स्थापित कीजिए। देखिए द्रव्य तरंगों का मतलब बच्चों बात करें, जब तरंगे चलती हैं तो उनमें द्रव्यमान भी होता है। ऐसी तरंगे जिसमें उनमें प्रकाश के गुण के साथ साथ उनमें द्रव्यमान भी हो तो उनको बोलते हैं द्रव्य तरंगे। हर एक द्रव्य अपने साथ एक तरंग लेकर भी चलता है, क्योंकि आपने जब प्रकाश को छोटा छोटा तरंग मान लिया तो प्रकाश के अगर छोटे छोटे कण हैं तो उनका भी कुछ ना कुछ द्रव्य होगा, द्रव्यमान होगा, उन्हीं को बोलते हैं द्रव्य तरंग। देखिए जब कोई द्रव्य कण गतिमान होता है तो उनके साथ एक तरंग भी संबंधित रहता है, और इन तरंगों को ही कहते हैं द्रव्य तरंगे या डी ब्रॉगली तरंगे। जब कोई कण अगर चलेगा तो कण में द्रव्य तो है, द्रव्यमान तो रहेगा, साथ साथ वो अपने साथ एक तरंग भी लेकर चलता है, जिनको बोलते हैं द्रव्य तरंगे। क्या बोलते हैं, द्रव्य तरंगे। क्लियर। इन्हीं द्रव्य तरंगों को हम बोलते हैं डी ब्रॉगली तरंग। क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं, और उनकी तरंग दैर्घ्य को डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ये तो सिंपल परिभाषा है, लेकिन पूछा जाता है एग्जाम में, एग्जाम में डी ब्रॉगली करके पूछा ही जाता है। अब इनका देखिए तरंग दैर्घ्य का फार्मूला सिद्ध करना है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आप जानते हैं आइंस्टीन का द्रव्य ऊर्जा समीकरण होता है E बराबर एम सी स्क्वायर, सभी लोग जानते हैं E बराबर एम सी स्क्वायर। अब आपको जानते हैं कि जो ऊर्जा E बराबर होती है एच बी के बराबर होती है, किसके बराबर होता है, एच बी। तो यहाँ पे E की जगह पे आपको रखना है एच बी, और ये आपका एम सी स्क्वायर। तो यहां से यम बराबर निकाल लीजिए, तो आपका यह हो जाएगा एच बी अपान का सी। अब आप जानते हैं कण का संवेग क्या होता है, P बराबर एम सी। ऐसे नॉर्मली होता है P बराबर एम भी होता है, लेकिन यहाँ पे प्रकाश के कण की बात करिए तो प्रकाश की चाल वाला लिया जाएगा, P बराबर एम सी। अब यहाँ से आप देखिए P बराबर एम का वैल्यू जो यहाँ लगाए हैं पूरा, वह यहाँ पे ऐसे रख दीजिए, ये आपका सी सी कट जाएगा, तो आपके सामने आएगा P बराबर एच बी अपान सी। और यहाँ देखिए इसको हम नीचे लिख सकते हैं सी अपान भी, सी अपान भी बराबर लेमडा होता है। क्लियर। अब हम आपको मोटी मोटा समझाते हैं, उसको देखिए, जो समझा रहे हैं उसको देखिए, अच्छे से समझा रहे हैं, देखिए।
घबराइए मत। देखिए कैसे हम बताए हैं वो चीजों को। फिर से बता रहे हैं कैसे हम बताए हैं। देखिए आपने देखा कि जो आइंस्टीन के अनुसार द्रव्य ऊर्जा समीकरण E बराबर होता है mc²। होता है कि नहीं? आप कहेंगे यस सर होता है। अब यह भी जानते हैं कि जो प्रकाश की ऊर्जा होती है E बराबर होती है hb, अर्थात यहाँ पे mc²। यहाँ से अगर m बराबर निकालेंगे तो यह c² h अपान में। क्लियर? ये तो हो गया। देखिए आप जानते हैं जो द्रव्य कण चल रहा है और प्रकार से प्रकाश का कण ही है, तो यह प्रकाश के कण की चाल होती है c। यहाँ पे अगर हम संवेग निकालेंगे p बराबर हो जाएगा mv होता है, लेकिन v यहाँ पे कोई दूसरा कण नहीं है, प्रकाश के कण की चाल हो रही है, तो यहाँ पे mc होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं p बराबर mc। p बराबर m का वैल्यू यहाँ से उठाकर रखिए, तो यह एच बी अपान c² और यहाँ पे आपका c, ये आपका c कट गया। p बराबर आपका आ गया एच बी अपान में। अब इसको सेटलमेंट करिए। सेटलमेंट कैसे करेंगे? देखिए p लिखे रहिए, इसको लिखिए ऐसे h अपान v को नीचे लिख दीजिए, c अपान v लिख सकते हैं क्योंकि यह ऊपर जाएगा इसके साथ गुणे होगा। तो यहाँ पे p बराबर h और c अपान v बराबर होता है लेमडा। यही आपको सिद्ध कर, p बराबर h अपान लेमडा, यही आपको बच्चों सिद्ध करना, यही आपको सिद्ध करना था। पूरी कहानी ही इसी पे खत्म हो जाती, पूरी कहानी ही इसी पे खत्म हो जाती है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। क्लियर? यहाँ तो सभी लोग बताइए कि एकदम क्लियर। ये बच्चों रहा चैप्टर 1 का जो हम पढ़ाए थे, दोहरा आपके सामने मेहनत किए हैं। अगर आपको भाई देखिए हमारा मेहनत अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करिए यस सर अच्छा लगा। अगर आप में आपको लग रहा है नहीं सर कुछ कमियां हैं तो आप वो बताइए। हम आपके देखिए जब हमारे अंदर कमियां निकालेंगे तो हम में वो नहीं है कि हम आपको कुछ भला बुला कहेंगे, भाई कमियां हैं तो हैं, इसको सुधार कर लिया जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं ना उनके अगर मुंह पे गलतियां बताएंगे तो वो गुस्सा हो जाते हैं, हम ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ होते हैं कि अगर देखते हैं आने तो कमियां हैं उसको सुधारते हैं। तो आपको यह क्लास कैसा लगा? चैप्टर 1 में चैप्टर 11 में हमने जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा वन शॉट के माध्यम से क्लियर कर दिया, और जो भी मोटी मोटा क्वेश्चन आते होंगे घबराइए मत, उसको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर करा देंगे। लेकिन यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, इससे एक दो टॉपिक पेपर में आज की वीडियो से जरूर आएगा। इसको जितना ज्यादा पढ़िए, और अगर आपको कोई लग रहा है कमजोर है तो उनको शेयर कर दीजिए, जैसे दूसरा व्यक्ति आपके चलते पे भाई उसको भी लाभ मिलेगा, उसको भी पूरा प्रॉफिट मिलेगा। ये बच्चों हमारा जो श्रृंखला चल रहा है ये हमारा क्रैश कोर्स की श्रृंखला है। इस क्रैश कोर्स में हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। क्रैश कोर्स में हम लोग चैप्टर वाइज सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चैप्टर वाइज हम लोग पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं, फिर न्यूमेरिकल बताते हैं, और 2-3 दिन में चैप्टर खत्म कर देते हैं सिर्फ वन शॉट के माध्यम से। तो आप भी बेहतरीन ढंग से अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो भाई आपको कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है। पूरी यूट्यूब पर एकदम देखा जाए सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन तरीकों से इसमें हम लोग कंटेंट दे रहे हैं। क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है, इसमें सब विषय आराम से पढ़ाए जा रहे हैं। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, हिंदी, गणित, अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है। यहाँ अगर देखेंगे तो 10,000 से अधिक प्रश्नों का भी संग्रह आपको ऐप में ऑलरेडी मिलेगा, और सब कुछ चीजें क्रैश कोर्स नॉर्मली ध्यान दीजिए, क्रैश कोर्स का प्राइस 199 रुपए था, अभी ऑफर चल रहा था, लेकिन अभी ऑफर खत्म होकर 299 हो चुका है, लेकिन जल्दी होने वाला है 499, क्योंकि एग्जाम आता है तो आप जानते हैं कोर्सेज महंगी हो जाती है। तो आज की क्लास कैसा लगा सभी लोग कमेंट करिए, फिर उसका जैसा होगा हम आगे आपको बताते रहेंगे। ओके, आज यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक